नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं चित्रांशु और आज से आपके सामने एक नई सीरीज़ का शुभारंभ हो रहा है, आरंभ हो रहा है और इस सीरीज़ का नाम है बर्निंग इश्यूज़। बर्निंग इश्यूज़ मतलब वो सभी टॉपिक्स जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और विगत कुछ दिनों में, समय में इन पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए हैं। आपको अमूमन आजकल के न्यूज़पेपर्स में टॉपिक दिख जाएगा ईज़िली और इससे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें प्रश्न आने की संभावना भी है। तो ऐसे टॉपिक्स को हम बर्निंग इश्यूज़ सेगमेंट में कवर करेंगे और ये किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपके लिए निभाने वाला है। तो आज जो पहला टॉपिक हम इस सीरीज़ का लेकर आए हैं आपके सामने वो है यूएन डेमोक्रेसी फंड, जिसे बेसिकली आपको शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीएफ भी कहा जाता है, एंड जॉर्ज सोरोस। यूएन डेमोक्रेसी फंड एंड जॉर्ज सोरोस। तो अगर आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या कल पढ़ा होगा तो जनरली आजकल ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर न्यूज़ वेबसाइट और हर न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इस फंड के बारे में और जॉर्ज सोरोस के बारे में कुछ ना कुछ आर्टिकल निकल रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि ये डेमोक्रेसी फंड क्या है यूएन का, और ये जो जॉर्ज सोरोस का नाम इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये क्यों है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एज ऑलवेज हम कवर करेंगे वाई इन न्यूज़, चर्चा में क्यों है। अगर कोई टॉपिक है तो चर्चा में रहने का जो मेन कारण है बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्यों है चर्चा। इसके बाद इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉपिक को आगे। फिर हम पहले समझेंगे व्हाट इज यूएन डेमोक्रेसी फंड, कि जो यूएन का डेमोक्रेसी फंड है ये क्या है। दैट मीन्स ये कब इस्टेब्लिश होता है, कब इसका फॉर्म किया जाता है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और इसका बेसिकली एम क्या है बनाने का, राइट। फिर हम समझेंगे इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन यूएनडीएफ। इससे पहले कि हम जॉर्ज सोरोस को समझें, हमें पहले यूएनडीएफ का जो पूरा चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लेना होगा कि इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्या है डेमोक्रेसी फंड में, राइट। और इसके बाद फिर हम समझेंगे कि जॉर्ज सोरोस कौन है, इनका नाम इतना ज़्यादा सामने क्यों आ रहा है और इंडिया से इनका क्या कनेक्शन है। क्या ये यूएनडीएफ से रिलेटेड है, अगर नहीं तो क्या ये इंडिया से किस लिए इनका नाम जोड़ा जा रहा है। और एट द एंड हम समझेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस विद यूएनडीएफ, मतलब कि यूएनडीएफ के साथ जो इंडिया का कॉन्ट्रडिक्शन है जॉर्ज सोरोस को लेकर, ये बेसिकली क्या है। जब हम इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे, हमारा बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, तो हम बेसिक जो आज का बर्निंग इशू है आपका उस पर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन है क्या, राइट। तो वन बाय वन हम चीज़ों को ब्रेक डाउन करके ऐसे समझने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं वाई इन न्यूज़, चर्चा में क्यों है। तो बहुत शॉर्ट और ब्रीफ में समझिएगा, कई पॉइंट्स जो होंगे जो हम आगे वाली स्लाइड्स में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो मैं आपको उनके बारे में इन्फॉर्म करूंगा। There is a controversy surrounding the funds support for the NGOs funded by George Soros। तो एक कंट्रोवर्सी हुई है रिसेंटली और उसमें हुई कंट्रोवर्सी ये है कि जो यूएनडेप का फंड है, बेसिकली इसे डेमोक्रेसी फंड कहा जाता है। इस फंड का जो मेन काम है, मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो इसका काम है वर्ल्ड में जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स हैं, इनके लिए काम करने वाले बहुत सारे एनजीओस को फंड करना, राइट। तो एक बहुत बड़ा फंड है यूनाइटेड नेशंस का और इसका काम है छोटे मोटे एनजीओस को, सोसाइटीज़ को फंड करना ताकि वो डेमोक्रेसी की दिशा में, ह्यूमन राइट्स की दिशा में काम कर सके। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई है कि जो ये फंड है, ये फंड तो कर रहा है एनजीओ को, लेकिन ये जो एनजीओस हैं वो मोस्टली किसके हैं, जॉर्ज सोरोस के हैं। चलिए मान लेते हैं जॉर्ज सोरोस के एनजीओ हैं भी, तो इससे प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों है। जॉर्ज सोरोस इज ऑन अ वॉच लिस्ट इन इंडिया। जो इंडियन गवर्नमेंट है इसने उसने रिसेंटली जो है इनको, जॉर्ज सोरोस को अपनी वॉच लिस्ट में डाला है। वॉच लिस्ट में डालने का रीजन क्या है, बिकॉज ही हैड एलिड द अडानी टर्मोइल विल वीकन इंडियन पॉलिटिक्स एंड लेड टू अ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन द कंट्री। तो इसका कहना था, जब अभी रिसेंटली आपने सुना होगा अडानी का क्राइसिस हुआ था, एक रिपोर्ट हिडेनबर्ग ने निकाली थी यूएसए में, जिसके चलते अडानी के शेयर्स में अराउंड 70 to 80% क्रैश देखने को मिला। तो ये जो अडानी टर्मोइल है, जो ये क्रैश है, इस पर टिप्पणी करते हुए इन सोरोस भाई साहब ने कहा था कि इसके चलते क्या होगा, इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो कमजोर होगी, डेमोक्रेसी इंडिया में कमजोर होगी। और इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये पूरा इंसिडेंट इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल लेकर आएगा।
इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की कह सकते हैं आप आलोचना की, और इनके अकॉर्डिंग जब ये पूरा इंसिडेंट खत्म होगा तो जो भी इम्प्लीमेंट्स इसके आएंगे, इसके चलते इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा, यानी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का पुनरुद्धार होगा। इसका मतलब अभी नहीं है लोकतंत्र इनके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था। जनरली इनके कई स्टेटमेंट्स कई देशों की सरकारों के विरोध में आते रहते हैं और डेमोक्रेसी के पक्ष में काम करने वाला व्यक्ति इन्हें माना जाता है। लेकिन किसी भी अंतिम निर्णय पहुंचने से पहले हम सभी चीज़ों को समझेंगे कि ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया क्यों, और दिया है तो इंडिया ने वॉच लिस्ट में रखा है। तो ऐसे में यूएनडीएफ, जिसका वन ऑफ द फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रहा था इंडिया, उसने इनके एनजीओस को फंड क्यों किया, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी कि कैसे कैसे ये चीज़ें डेवलप होती हैं। तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो यूएन डेमोक्रेसी फंड है यूएनडीएफ, ये क्या है। सो बेसिकली दिस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। कब एस्टैब्लिश हुआ? 2005। जनरली यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में होता क्या है कि जॉर्ज सोरोस के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड जो मेन इशू है वो है ये फंड यूएनडीएफ। तो देयर मे बी अ क्वेश्चन कि यूपीएससी ऐसे पूछ ले कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन डेमोक्रेसी फंड, राइट। और उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट आपको दे देगा। इसमें एक में बोलेगा कब फाउंड हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ, कौन कौन फर्स्ट इस्टेब्लिश करने वाली कंट्रीज थी, बाकी इसके स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन स्टेटमेंट दे देगा। तो जनरली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में चीज़ों को पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, यूएनडीएफ जो फंड है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2005 with an initial contribution of $10 million each from India and United States। तो बेसिकली 2 कंट्रीज थी जिन्होंने इस फंड को एस्टेब्लिश किया था 2005 में, और इनका जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन था वो था अराउंड $10 million, नॉट रुपीज, डॉलर्स। और ये 2 कंट्रीज कौन थी? यूएसए और इंडिया, राइट। तो ये 2 कंट्रीज ने इसको एस्टेब्लिश किया। तो आप इंडिया की इंपॉर्टेंस को समझिए कि इंडिया जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है। It aims to support projects that strengthen voice and participation of civil society। तो बेसिकली इसका एम क्या है? Voice and participation of civil society, promoting human rights and encouraging the development of democratic institution and processes। तो मैंने जो आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि डेमोक्रेसी को एनहांस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, सोसाइटीज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया था, राइट। तो होता क्या है, जब एक फंड एस्टेब्लिश होता है तो उससे क्या है, आगे चलकर इन एनजीओज को, सोसाइटीज़ को जो है कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, कुछ फंडिंग की जाती है, जो उससे चलते वो उस पर्टिकुलर कंट्री में डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए काम कर सके। सो इसके बाद इट इज़ फंडेड एंटायरली बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि आपको, अगर आप इसके पार्टिसिपेटरी कंट्री हैं तो आपको मैंडेटरी इतना अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो बेसिकली वॉलंटियर ही करना है आपको, आप जितना मन चाहे उतना दे सकते हैं। तो कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, आपको इतना मिनिमम देना ही देना है। तो ऐसे में इंडिया ने कई बार नहीं भी दिया है, हर साल इंडिया देता है, लेकिन कुछ बार स्किप भी किया है, अभी समझेंगे आगे। फ्रॉम मेंबर स्टेट्स, जो भी मेंबर्स हैं, इट इज गवर्न बाय एन एडवाइजरी बोर्ड कंपोज्ड ऑफ 16 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। तो कुल मिलाकर एक पूरा जो बोर्ड है इनका, एडवाइजरी बोर्ड जो इसको हेड करता है आगे, वो 16 मेंबर्स से मिलकर बना हुआ है, और ये 16 मेंबर्स जो हैं पूरे एंटायर वर्ल्ड के जगह जगह से इनको पिक किया गया है। तो इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें हर छोटी कंट्रीज में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। इवन इसमें ये भी एक प्रावधान है कि एक वन आइलैंड नेशन भी इसमें शामिल होगा, राइट। तो हर कंट्री को कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा इस बोर्ड ऑफ मेंबर्स में। इसके अलावा द फंड सॉलिसिट्स एंड रिसीव्स अप टू 3000 प्रपोजल्स फ्रॉम एनजीओ। तो जनरली हर साल क्या होता है, एनजीओस प्रपोजल भेजते हैं कि भाई हमें जरूरत है, हमें फंड दीजिए। तो जनरली क्या होता है, एवरेज अगर आप निकालें तो लगभग इस फंड के लिए 3000 एनजीओस अप्लाई करते हैं पर ईयर, एंड अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर 30 to 50 प्रोजेक्ट्स आर चूजन। तो उन 3000 जो एप्लीकेशंस आती हैं एनजीओस की, उसमें लगभग 30 से 50 लोगों एनजीओस को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया जाता है कि इसको आगे चलकर यूएनडीएफ फंड करेगा, राइट। तो ये पूरा बैकग्राउंड है, ये पूरा वर्किंग प्रोसीजर है यूएनडीएफ का। 2005 में एस्टेब्लिश बाय यूएसए एंड इंडिया, और इसके फिर एम क्या है
और कैसे ये काम करता है मैंने आपको बताया। तो अब आपको यूएनडीएफ के बारे में समझ में आ गया। अब हम अगली चीज में आगे बढ़ते हैं कि इसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो पहला पॉइंट तो आपको पता ही है, फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द फंड। तो 2005 में यूएसए मिलकर इंडिया ने ही तो बनाया है, तो इन्वॉल्वमेंट तो इसके इनिशियल फेज से आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया का। इसके अलावा मेंबर ऑफ द यूनिडेफ एडवाइजरी बोर्ड सिंस द फंड इंसेप्शन। तो जो एडवाइजरी बोर्ड यूएनडीएफ का बना था वहां पर इसके इंसेप्शन के साथ ही इंडिया इसका एक मेंबर बना हुआ है कंटिन्यूअसली, राइट। कितने बोर्ड का मैंने बताया अभी जस्ट आपको, कितने मेंबर्स बनेंगे यहाँ पर, अराउंड एडवाइजरी बॉडी ऑफ 16 मेंबर्स। तो उन 16 में इंडिया इसके इंसेप्शन से ही, स्टार्टिंग से ही, इनिशियल फेज से ही इसका एक मेंबर बना हुआ है। इंडिया ऑल्सो हैज 2 इंडिविजुअल मेंबर्स जो वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं एंड 2 CSOs। ये CSO क्या होता है, करेंटली सर्विंग ऑन द बोर्ड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है CSOs। तो 2 आपके इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और 2 CSOs हैं, जिनमें एक है आपका सिविकस और एक है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन नेटवर्क। तो 2 CSOs हैं और 2 इंडिविजुअल मेंबर्स इंडिया के इस टाइम भी काम कर रहे हैं किसमें, यूएनडीएफ में। तो इंडिया का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने समझ में आया कि फाउंडिंग मेंबर से लेकर प्रेजेंट में भी कितना इन्वॉल्व है इंडिया इसमें। अगर आप एक नजर देखें कि इंडिया ने इस समय यहाँ तक स्टार्टिंग से कितना फंड दे रखा है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, फंड को, तो आप देखेंगे 2005 से इंडिया ने $5 मिलियन से स्टार्ट किया, राइट। और इसके बाद इंडिया ने तो फिर 5 मिलियन, 7 में कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर 5 और 5, 10 में फिर कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर 5, फिर 4.71, ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है 2005 से लेकर 2022 में सिर्फ 3 सालों को अगर हम निकाल दें तो लगातार कंट्रीब्यूशन करता आ रहा है। और लास्ट ईयर जो कंट्रीब्यूशन हुआ था 2022 में, तो इंडिया इसका 4th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था लास्ट ईयर। फर्स्ट 3 यूएसए था, स्वीडन था और शायद जर्मनी था। इसके बाद चौथे नंबर पर कंट्रीब्यूशन करने वाला जो कंट्री है वो था इंडिया। तो आप देखिए कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है इंडिया और कितना ज़्यादा फंड भी कर रहा है इस पर्टिकुलर फंड को। अब अगर हम देखें कि जॉर्ज सोरोस क्यों है, अब आपको ये समझ में आ गया कि ये फंड जो पूरा बना हुआ था यूएन का, ये क्या है और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है। अब जो आप अपने करंट के टॉपिक है उस पर शिफ्ट होते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि बेसिकली ये हैं कौन, फिर हम कर जो रिसेंट टॉपिक है, रिसेंट जो मेन कंसर्न है उसको समझेंगे। तो 92 ईयर ओल्ड, तो मतलब 92 साल के हैं ये व्यक्ति, हु लिव्स इन अमेरिका, इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो कुछ सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती होती है, फोर्ब्स की सबसे अमीर जो श्रृंखला आती है, हर साल सीरीज आती है, उसमें इनका नंबर आता है। ही वाज बोर्न इन द प्रॉस्परस ज्यूइश फैमिली, बेसिकली ज्यूइश फैमिली में इनका जन्म हुआ था। और जो जब नाजी का अटैक हुआ था, नाजी सेना का जर्मनी की, हिटलर की, तब वहां पर हंगरी छोड़कर ये यूएसए आ गए थे। और इसके बाद यूएसए में रहकर के इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1956 से। और इसके बाद ये कुछ सबसे बड़े हेज फंड्स बनाने वाले व्यक्तियों में नाम इनका आने लगा, इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आने लगा। इसके बाद अगर मैं बात करें कुछ प्रेजेंट के टॉपिक, कुछ नई हाईलाइट्स की, तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग आपको पता है एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल जर्नल है जो कई रिपोर्ट्स भी निकालता है, ऐसे खुद के न्यूज चैनल्स भी हैं। तो ब्लूमबर्ग द टोटल एसेट ऑफ सोरोस आर 8.5 बिलियन, नॉट मिलियन, 8.5 बिलियन विच इज रफली 70,000 करोड़ रुपीस। तो इनकी अगर नेट वर्थ हम रिसेंटली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने तो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग उनकी रिसेंट वेल्थ है वो कितनी है, 70,000 करोड़ रुपीस, इतनी इनकी वेल्थ है। सोरोस हैज स्पोकन आउट अगेंस्ट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। आपको पता है चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, तो वहां पर भी डेमोक्रेसी नहीं है, आपको पता है। तो ऐसे में कई बार, ऐसा नहीं सिर्फ भारत के अगेंस्ट ही इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने जहां जहां इनको लगा, अकॉर्डिंग टू हिम, जहां जहां इनको लगा कि डेमोक्रेसी खतरे में है या डेमोक्रेसी नहीं है, वहां वहां इन्होंने कमेंट किया है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है चाइना के, इनके अगेंस्ट भी कमेंट किया था। इन्होंने फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, यूएस में रहते हैं और यूएस के ही प्रेसिडेंट के अगेंस्ट भी कमेंट किया था। और टर्किश प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली तैयब एर्डोगन, उनके भी अगेंस्ट कमेंट किया था। तो कई बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जिनके अगेंस्ट इन्होंने ट्वीट किया है, कमेंट किया है या फिर इनकी आलोचना की है। तो यहाँ पर इंडिया में भी पीएम मोदी इनसे हटे पीछे नहीं रह गए, इन पर भी इन्होंने कमेंट किया। एंड ही एड दैट अडानी टर्मोइल विल वीकेन द इंडियन डेमोक्रेसी। तो इनके अकॉर्डिंग जो अडानी जो इंसिडेंट हुआ है
ये इंडियन पॉलिटिक्स को वीक करेगा, कमजोर करेगा और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक रिवाइवल लेके आएगा कंट्री में। और जब इन्होंने ये कमेंट किया तो इसके बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक वॉच लिस्ट में डाल दिया था कि ये जो है इनके अगेंस्ट फिर है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात करें या स्मृति ईरानी की बात करें, इन दोनों ने इनके अगेंस्ट जाकर कुछ बयान भी दिए थे और इसके बाद से ये कंटिन्यूसली इंडियन गवर्नमेंट की वॉच लिस्ट में थे। सो इनके वॉच लिस्ट में होने का रीजन क्या है, इनका एक फंड है उसको बोलते हैं OSF, इसको हम अभी आगे समझने वाले हैं। इस फंड के अकॉर्डिंग इसमें कई एनजीओ जुड़े हुए हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था सोरोस को कि इनके फंड से इंडियन एनजीओ में कोई पैसा नहीं आना चाहिए, कोई डोनेशन नहीं आना चाहिए। वॉच लिस्ट का मेन रीजन यही था कि इनके फंड से जो है इंडियन एनजीओ को पैसा नहीं आना चाहिए। जनरली होता क्या है, एनजीओ इज ऑल्सो अ वे ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर कई तरह से उसका गलत यूज भी होता है। तो अगर ये इंडिया की डेमोक्रेसी को नहीं मानते कि यहाँ डेमोक्रेटिक रूल है तो मे बी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं और उसका बेस्ट वे इनका हो सकता है कि ये इंडियन एनजीओ को फंड करें और वहां से जो भी इनकी मेंटेलिटी है, थिंकिंग है, उसको इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसी से अवेयर होते हुए, इसी से बचने के लिए क्या किया, इनको वॉच लिस्ट में डाल दिया कि ये जो है इनके एनजीओ OSF से हमको फंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो चल रहा था, पर रिसेंटली क्या हुआ, अभी कुछ नए कॉन्ट्रडिक्शन निकलकर सामने आए, कुछ नई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कई चीजें सामने बताई गई। उसमें क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जहां एक और इंडिया ने जॉर्ज सोरोस को वॉच लिस्ट में डाल रखा है, वहीं दूसरी ओर इस नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो UNDF है वो कई तरह के फंड दे रहा है किसको, एनजीओ विच आर फंडेड बाय सोरोस। तो एक तरफ कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए, इंडियन गवर्नमेंट इनको बैन कर रही है कि ये इंडियन एनजीओ को फंड ना करें, राइट। और ऑन द अदर हैंड जिसको बैन कर रही है उन्हीं के एनजीओ को ये UNDF ऑलरेडी फंड कर रहा है। और वो कितना कर रहा है उसको आप एक पॉइंट समझिए, इन 2021 33 प्रोजेक्ट्स जो हैं सिलेक्ट किए गए कि इनको जो है फंड करेगा ये UNDF, लेकिन उन 33 में 11 किसके थे, CSOs लिंक टू OSF। तो किस सोसाइटीज को, किस ऑर्गेनाइजेशन को गए, 33 में से 11 अराउंड विच इज 33%, 1/3 पोर्शन ऑफ टोटल फंड was went to OSFs which are related to Soros। तो देखिए जहां पर एक और इंडिया ने वॉच लिस्ट में रखा है, बैन किया, वहीं दूसरी ओर इंडिया जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर बन के आ रहा है, 4th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, उसका 1/3 फंड इन्हीं के फंड एनजीओ में जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन निकल कर आया है, इसी की वजह से ये इशू क्रिएट हुआ है। सिंस 2015 UNIDEF हैव फंडेड 276 प्रोजेक्ट्स दैट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो UNICEF ने अगर बात करें इनके आंकड़ों की तो लगभग 276 प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फंड किया है 2015 से, जो डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएंगे, स्ट्रेंथ देंगे। आउट ऑफ दिस 68 प्रोजेक्ट्स बिलोंग टू सोरोस OSF। आप समझिए कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर की तो 1/3 देखने को मिल रहा है। 276 2015 से फंड किए गए हैं और उसमें से 68 अगर आप एवरेज निकालेंगे तो रफली ये आएगा लगभग 1/4 पोर्शन, अराउंड 1/4 जो पूरा फंड गया है वो किसको गया है, प्रोजेक्ट्स बिलोंग टू सोरोस OSF, तो उन्हीं को गया है यहाँ पर डायरेक्टली। He was either a partner of that OSF or used to be take donations from that। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर सोरोस उन 68 प्रोजेक्ट से रिलेटेड नजर आते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव करता है कि इंडिया ने जिस पर्टिकुलर पर्सन को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को वॉच लिस्ट में रखा है, डोनेशन इंडिया में देने से बैन किया है, वहीं दूसरी ओर इंडिया के द्वारा फंड किए जाने वाला वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूटर था और आज भी बना हुआ है लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटर, वो आगे चलकर उसी पर्टिकुलर पर्सन सोरोस को फंड प्रोवाइड कर रहा है थ्रू एनजीओस। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिला, यही रीजन था कि रिसेंटली ये टॉपिक, ये फंड जो है, ये जॉर्ज सोरोस जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में इंडिया में आ गए हैं। अब इस पे आगे क्या डेवलपमेंट होता है, इंडिया क्या एक्शन लेता है, इसका तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि अभी तक की न्यूज़ नहीं है कि जॉर्ज सोरोस कौन है और कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ है। अब इंडिया जो भी एक्शन लेगा उसको हम आगे किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें आपको इस फंड के बारे में समझनी थी और जॉर्ज सोरोस के बारे में समझनी थी वो मैंने आपको बताई है। सो आई होप वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है करंट अफेयर्स की पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। तब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट बर्निंग इशू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।